ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि हम सांस लेते क्यों हैं। असल में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़कर मिलती है। इस तोड़ने के प्रोसेस यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ऑक्सीजन O2 की लगातार जरूरत पड़ती है। अब जब ये काम होता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। इसीलिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना बहुत जरूरी है। इसी पूरे प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे आमतौर पर रेस्पिरेशन भी बोल दिया जाता है। अगर आप अपने सीने पर हाथ रखोगे तो आपको महसूस होगा कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। बस वही ब्रीदिंग है। अब बात करते हैं कि अलग अलग जानवर कैसे सांस लेते हैं, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। ये उनकी बनावट और वे कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो लोअर इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवॉर्म्स, वे अपनी पूरी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। केंचुए यानी अर्थवॉर्म्स अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसेक्ट्स के पास ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसे ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, वे गिल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे ब्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं जमीन पर रहने वाले जीव लंग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में मछलियां गिल्स से सांस लेती हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एम्फीबियंस जैसे मेंढक तो कमाल के हैं। वे लंग्स के साथ साथ अपनी मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से भी सांस ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे अपने सिस्टम यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इसकी शुरुआत होती है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ये हमारे ऊपरी होठ के ऊपर होते हैं और सीधे नेजल चैम्बर में खुलते हैं। यहाँ से हवा फेरिंग्स में पहुंचती है, जो खाना और हवा दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। इसके बाद फेरिंग्स लैरिंग्स के जरिए ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेज का बना बॉक्स है जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आवाज निकालने में मदद करता है। खाना निगलते समय एक पतला इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो ग्लॉटिस को ढक लेता है ताकि खाना गलती से भी विंड पाइप में न चला जाए। हमारी ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो थोरेसिक कैविटी के बीच तक जाती है और 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर आकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इन्हें कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट। ये ब्रोंकाई आगे चलकर सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में बढ़ते हैं और फिर बहुत ही पतली टर्मिनल ब्रोंकायोल्स में खत्म होते हैं। खास बात यह है कि ट्रैकिया से लेकर शुरुआती ब्रोंकायोल्स तक का हिस्सा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होता है ताकि ट्यूब पिचक न जाए। हर टर्मिनल ब्रोंकायोल के आखिर में बहुत सारी बहुत पतली इर्रेगुलर दीवारों वाली थैली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली का ये पूरा नेटवर्क मिलकर हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को बनाता है। हमारे पास 2 फेफड़े हैं जो एक डबल लेयर्ड प्लूरा से ढके होते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो फेफड़ों की सतह पर फ्रिक्शन को कम करता है। इसकी जो बाहरी प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में रहती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन सीधे फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 खास हिस्से होते हैं। पहला है कंडक्टिंग पार्ट, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाता है। इसका काम सिर्फ हवा को एल्वियोली तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि ये हवा को धूल मिट्टी के कणों से साफ करता है, उसे ह्यूमिडिफाई बनाता है और हवा के तापमान को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ले आता है। दूसरा हिस्सा है एक्सचेंज पार्ट, जिसमें एल्वियोली और उनकी डक्ट्स आती हैं। यही वो जगह है जहां असली काम होता है, यानी खून और हवा के बीच O2 और CO2 का डिफ्यूजन। हमारे फेफड़े कहाँ रखे हैं? ये एक एयर टाइप चेंबर में होते हैं जिसे थोरैसिक चेंबर कहते हैं। इसकी बनावट बड़ी कमाल की है।
पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की तरफ स्टर्नम यानी छाती की हड्डी है, साइड्स में पसलियां यानी रिब्स हैं और नीचे की तरफ डोम शेप्ड का डायफ्राम है। थोरैक्स का ये सेटअप ऐसा है कि अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में थोड़ा भी बदलाव होगा तो वो सीधे हमारे लंग्स पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा। ये सेटअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सीधे अपने फेफड़ों के वॉल्यूम को खुद नहीं बदल सकते। रेस्पिरेशन के पूरे प्रोसेस में 5 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग, जिससे बाहर की हवा अंदर आती है और CO2 वाली हवा बाहर जाती है। फिर एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आर पार गैसों का डिफ्यूजन होता है। इसके बाद खून इन गैसों को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा स्टेप है खून और टिश्यूज के बीच गैसों का डिफ्यूजन, और आखिर में सेल्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए करती हैं जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें 2 स्टेज हैं, इंस्पिरेशन यानी हवा अंदर लेना और एक्सपिरेशन यानी हवा बाहर छोड़ना। ये सब प्रेशर के खेल पर टिका है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। अगर फेफड़ों के अंदर का प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो हवा अंदर आएगी, और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर जाएगी। इस प्रेशर डिफरेंस को बनाने में डायफ्राम और हमारी पसलियों के बीच की एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स मदद करती हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ता यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। साथ ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पसलियों और स्टर्नम को ऊपर उठाती हैं, जिससे वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़ों का वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। बस इसी वजह से बाहर की हवा दौड़कर फेफड़ों के अंदर घुस आती है। जब हमें सांस बाहर छोड़नी होती है तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इससे डायफ्राम और स्टर्नम अपनी पुरानी जगह वापस आ जाते हैं। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे हवा बाहर निकल जाती है। हम अपनी एब्डोमिनल मसल्स की मदद से ब्रीदिंग की ताकत को बढ़ा भी सकते हैं। एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में करीब 12 से 16 बार सांस लेता है। इन सांसों के वॉल्यूम को नापने के लिए स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो फेफड़ों की हेल्थ चेक करने में काम आता है। आखिर में कुछ वॉल्यूम्स की बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम, टीवी। नॉर्मल सांस लेते समय हम जितनी हवा अंदर या बाहर करते हैं वो करीब 500 मिलीलीटर होती है, यानी 1 मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। नॉर्मल सांस के बाद अगर हम पूरी ताकत लगाकर और हवा अंदर खींचें तो वो करीब 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद अगर पूरी ताकत लगाकर और हवा बाहर निकालें तो वो करीब 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। इन सब वॉल्यूम्स को समझकर हम अपनी बॉडी की ब्रीदिंग कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हमने जो वॉल्यूम्स पढ़े उनके अलावा एक और बहुत जरूरी वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। ये वो हवा है जो फेफड़ों में हमेशा बची रहती है, चाहे आप कितनी भी ताकत लगाकर सांस बाहर छोड़ दें। फोर्सेबल एक्सपायरेशन। ये लगभग 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होती है। अब इन्हीं अलग अलग वॉल्यूम्स को जोड़कर हम पल्मोनरी कैपेसिटीज निकालते हैं, जो डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करती हैं। सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। एक बार नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद एक इंसान कुल कितनी हवा अंदर खींच सकता है उसे IC कहते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम और IRV दोनों जुड़ जाते हैं, TV प्लस IRV। इसी तरह एक्सपीरेटरी कैपेसिटी EC है, यानी नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद आप कुल कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं, TV प्लस ERV। इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC।
नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसे FRC कहते हैं, जिसमें ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल होते हैं। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी, VC। ये हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो एक इंसान पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद अंदर ले सकता है, या पूरी ताकत से सांस अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ सकता है। इसमें ERV, TV और IRV तीनों आ जाते हैं। और आखिर में है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, यानी पूरी ताकत लगाकर सांस खींचने के बाद फेफड़ों में कुल कितनी हवा समा सकती है। इसमें सारे वॉल्यूम्स शामिल हैं, RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, जिसे हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं असली प्रोसेस की, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का एक्सचेंज मेनली एल्वियोली में होता है, लेकिन ये खून और टिश्यूज के बीच भी चलता है। ये पूरा खेल सिंपल डिफ्यूजन पर टिका है, जो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट पर काम करता है। इसमें गैसों की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की मोटाई भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। गैसों के मिक्सचर में एक अकेली गैस जो प्रेशर डालती है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ऑक्सीजन के लिए इसे PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 लिखते हैं। अगर हम NCERT की टेबल देखें तो हवा में PO2 159 मिलीमीटर Hg है, लेकिन एल्वियोली में ये 104 मिलीमीटर Hg रह जाती है। वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये सिर्फ 40 मिलीमीटर Hg होती है। इसीलिए ऑक्सीजन एल्वियोली से खून में चली जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 95 मिलीमीटर Hg होती है, जो टिश्यूज में पहुंचकर 40 मिलीमीटर Hg रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मामला एकदम उल्टा है। टिश्यूज में PCO2 45 मिलीमीटर Hg होती है और खून में 40 मिलीमीटर Hg। इसलिए CO2 टिश्यूज से खून में आती है। एल्वियोली में ये 40 मिलीमीटर Hg होती है, इसलिए खून से हवा में चली जाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि थोड़े से प्रेशर अंतर पर भी CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में डिफ्यूज हो सकती है। अब इस मेम्ब्रेन को देखो, जहां से ये एक्सचेंज होता है। इसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं और ये 3 परतों से बनी होती है। एल्वियोली की पतली स्क्वैमस एपिथेलियम, कैपिलरीज की एंडोथेलियम और इन दोनों के बीच की बेसमेंट सब्सटेंस। भले ही इसमें 3 परतें हैं, लेकिन इसकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। हमारी बॉडी के ये सारे फैक्टर्स एकदम परफेक्ट हैं ताकि ऑक्सीजन आराम से एल्वियोली से टिश्यूज में जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से एल्वियोली में आ सके। अब चलिए समझते हैं कि ये गैसें शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम मुख्य रूप से खून करता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 97% ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी बची हुई 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर डिसॉल्व्ड स्टेट में सफर करती है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का मामला थोड़ा अलग है। इसका केवल 20 से 25% हिस्सा RBCs ले जाती हैं, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। बचा हुआ 7% CO2 प्लाज्मा में घुलकर जाता है। अब थोड़ा गहराई से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। हमारे RBCs में हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल रंग का आयरन वाला पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन इसके साथ बड़े प्यार से और रिवर्सिबल तरीके से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। याद रखना, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा 4 मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना मुख्य रूप से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर PO2 पर निर्भर करता है, लेकिन PCO2 हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता और तापमान जैसे फैक्टर्स इसमें दखल दे सकते हैं। जब हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की परसेंटेज को PO2 के खिलाफ ग्राफ पर उतारते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है, जिसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं।
एल्वियोली में जहां PO2 ज्यादा होता है, PCO2 कम होता है, H+ कम होते हैं और तापमान भी कम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सारी कंडीशंस एकदम परफेक्ट होती हैं। लेकिन जब यही खून टिश्यूज में पहुंचता है जहां PO2 कम है और PCO2, H+ तथा तापमान ज्यादा हैं, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का साथ छोड़कर अलग हो जाती है, यानी डिसएसोसिएशन। इसका सीधा मतलब है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन बंधती है और टिश्यूज में जाकर आजाद हो जाती है। एक कमाल की बात यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में हर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड खून टिश्यूज को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाती है, करीब 20 से 25%। ये जुड़ना भी PCO2 पर निर्भर करता है। टिश्यूज में जब PCO2 ज्यादा और PO2 कम होता है, तब CO2 ज्यादा बंधती है। लेकिन जब ये एल्वियोली पहुंचती है, जहां PCO2 कम है, तो CO2 हीमोग्लोबिन से अलग होकर बाहर निकल जाती है। RBCs और प्लाज्मा में एक बहुत ही खास एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। ये एंजाइम CO2 और पानी को मिलाकर पहले कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फिर बाइकार्बोनेट HCO3- और H+ बनाने में मदद करता है। टिश्यूज से जो CO2 बाइकार्बोनेट बनकर चली थी, वो एल्वियोली पहुंचकर फिर से CO2 और पानी में बदल जाती है और शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। हर 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड खून एल्वियोली को लगभग 4 मिलीलीटर CO2 देता है। इतना सब कुछ अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक तगड़ा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम है। हमारे दिमाग के मेडुला रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का मेन सेंटर है। दिमाग के ही पॉन्स रीजन में एक और सेंटर है जिसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, जो रिदम सेंटर के काम को मॉडरेट करता है और जरूरत पड़ने पर ब्रीदिंग रेट को बदल देता है। मेडुला के पास एक केमोसेंसिटिव एरिया भी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए बहुत संवेदनशील है। जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ती है, ये सेंटर रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है ताकि इन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। हमारे ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर्स होते हैं जो इन बदलावों को पहचान लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऑक्सीजन का हमारी ब्रीदिंग रिदम को रेगुलेट करने में कोई खास रोल नहीं होता। आखिर में इस सिस्टम से जुड़ी कुछ बीमारियों यानी डिसऑर्डर्स के बारे में जान लेते हैं। एस्मा, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिससे सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज, वीजिंग आती है और काफी दिक्कत होती है। एम्फिसीमा, ये क्रॉनिक बीमारी है जिसमें एल्वियोली की दीवारें डैमेज हो जाती हैं, जिससे गैस एक्सचेंज के लिए जगह कम पड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण सिगरेट पीना है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, पत्थर तोड़ने या पीसने वाली इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, जिससे शरीर का डिफेंस सिस्टम हार मान लेता है। लंबे समय तक ऐसी धूल में रहने से फेफड़ों में फाइब्रोसिस, टिश्यूज की अनियंत्रित बढ़ोतरी हो जाती है और फेफड़े गंभीर रूप से डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे मजदूरों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए। ब्रीदिंग के बाद बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। देखो, हमारी बॉडी की हर सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी सामान की जरूरत होती है। साथ ही काम के दौरान जो कचरा या हानिकारक चीजें बनती हैं, उन्हें भी बाहर निकालना पड़ता है। इसीलिए बॉडी में एक बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। छोटे जीव जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट्स तो अपने आसपास के पानी को ही अपनी बॉडी कैविटी में घुमाकर ये काम कर लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स जीवों के पास खास फ्लूइड्स होते हैं। इंसानों में ब्लड यानी खून सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बॉडी फ्लूइड है और लिम्फ भी कुछ चीजों के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में गहराई से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। खून एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें एक लिक्विड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम प्लाज्मा को देखें तो ये हल्के पीले रंग का यानी स्ट्रॉ कलर्ड और थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड है जो पूरे खून का लगभग 55% हिस्सा बनाता है।
इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है और बाकी 6 से 8% प्रोटीन्स होते हैं। इसमें 3 मेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन, जो खून का थक्का जमाने क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबुलिन्स, जो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और एल्ब्यूमिन्स, जो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में थोड़े मिनरल्स जैसे Na+, Ca++, Mg++, HCO3-, Cl- वगैरह भी होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स भी हमेशा इसमें मौजूद रहते हैं, क्योंकि वे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो उसे सीरम कहते हैं। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर, जो खून का बाकी 45% हिस्सा बनाते हैं। इनमें 3 चीजें आती हैं: एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। ये खून में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स हैं। एक हेल्दी एडल्ट आदमी में करीब 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज हर क्यूबिक मिलीमीटर खून में होती हैं। ये हमारी रेड बोन मैरो में बनती हैं। मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता और इनका शेप बाइकॉन्केव होता है। इनके लाल रंग की वजह एक आयरन वाला कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक हेल्दी इंसान के हर 100 मिलीलीटर खून में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये गैसों के ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। दूसरे हैं ल्यूकोसाइट्स यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। ये हीमोग्लोबिन न होने की वजह से कलरलेस होती हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है और इनकी संख्या आरबीसी के मुकाबले काफी कम, करीब 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये सेल्स कम समय के लिए जिंदा रहती हैं। इनको हम 2 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं: ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और एग्रैनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा 60 से 65% होते हैं और बेसोफिल्स सबसे कम 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह को खाकर खत्म कर देती हैं, मतलब फैगोटिक। बेसोफिल्स हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन जैसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में काम आते हैं। इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इनका हाथ होता है। आखिर में लिम्फोसाइट्स, बी और टी फॉर्म्स हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह हमारा खून इन छोटी छोटी सेल्स और प्लाज्मा के जरिए पूरी बॉडी का ख्याल रखता है। ल्यूकोसाइट्स के बाद अब बारी आती है प्लेटलेट्स की, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये असल में पूरी सेल्स नहीं होती, बल्कि मेगा क्रायोसाइट्स नाम की स्पेशल सेल्स के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो हमारी बोन मैरो में बनती हैं। नॉर्मली 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून में करीब 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स होने चाहिए। इनका सबसे बड़ा काम खून का थक्का जमाना यानी कोएगुलेशन करना है। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी और चोट लगने पर बहुत ज्यादा खून बहने लगेगा, जो जानलेवा भी हो सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। वैसे तो इंसानों का खून दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ बारीक अंतर होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में 2 तरह के ग्रुपिंग सिस्टम सबसे ज्यादा चलते हैं, एक ABO और दूसरा RH। सबसे पहले ABO ग्रुपिंग को समझते हैं। यह सिस्टम इस बात पर टिका है कि आपके आरबीसीज की सतह पर कौन से एंटीजेंस मौजूद हैं। ये एंटीजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं। 2 तरह के एंटीजेंस होते हैं, A और B। ठीक इसी तरह आपके प्लाज्मा में 2 तरह की नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, जो एंटीजेंस के खिलाफ काम करने वाले प्रोटीन्स हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके आरबीसी पर A एंटीजन होगा और प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडी होगी। ग्रुप B वालों के पास B एंटीजन और एंटी-A एंटीबॉडी होती है। ग्रुप AB वालों के पास दोनों एंटीजेंस A और B होते हैं,
लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ग्रुप ओ वालों के पास कोई एंटीजन नहीं होता, पर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। यही वजह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर और रिसीवर का ग्रुप मैच करना बहुत ज़रूरी है, वरना खून के गुच्छे क्लंपिंग बन सकते हैं और आरबीसीज तबाह हो सकते हैं। ग्रुप ओ वाले किसी को भी खून दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं। वहीं ग्रुप ए बी वाले किसी से भी खून ले सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहा जाता है। अब दूसरा सिस्टम है RH ग्रुपिंग। करीब 80% इंसानों के आरबीसीज पर एक और एंटीजन मिलता है जिसे RH एंटीजन कहते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रीसस बंदरों में मिला था। जिनके पास ये है वे RH पॉजिटिव RH+V कहलाते हैं, और जिनके पास नहीं है वे RH नेगेटिव। ट्रांसफ्यूजन से पहले इसे भी मैच करना जरूरी है। इसमें एक बहुत ही खास और खतरनाक केस होता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस कहते हैं। ये तब होता है जब एक RH नेगेटिव माँ के पेट में RH पॉजिटिव बच्चा पल रहा हो। पहली डिलीवरी के समय माँ का खून बच्चे के खून के संपर्क में आ सकता है, जिससे माँ की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। अब अगर अगली प्रेगनेंसी में भी बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो माँ की एंटीबॉडीज बच्चे के खून में जाकर उसके आरबीसीज को खत्म करने लगेंगी। इससे बच्चे को गंभीर एनीमिया या पीलिया जॉन्डिस हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए पहली डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है। आखिर में समझते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून जमने का प्रोसेस। जब भी हमें चोट लगती है तो खून थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है और वहां एक गहरा लाल भूरा सा स्कम जम जाता है। ये असल में फाइब्रिनस का एक जाल होता है जिसमें मरे हुए और डैमेज हुए सेल्स फंस जाते हैं। ये फाइब्रिन हमारे प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन से बनता है और इसे बदलने का काम थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम करता है। थ्रोम्बिन खुद एक इनएक्टिव पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। इस पूरे काम के लिए एक बहुत बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसे थ्रोम्बोकेनाइज कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है जिसे कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। जब भी टिश्यूज को चोट लगती है या प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं तो वे कुछ खास फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो इस पूरे क्लॉटिंग मैकेनिज्म को शुरू कर देते हैं। इस पूरे खेल में कैल्शियम आयंस Ca++ बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। खून की क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप्स के बाद अब एक और बहुत ज़रूरी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं जिसे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। देखो, जब खून टिश्यूज की कैपिलरीज से गुजरता है तो दबाव की वजह से कुछ पानी और उसमें घुले हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सेल्स के बीच खाली जगहों में निकल आते हैं। बड़े प्रोटीन्स और ज्यादातर सेल्स कैपिलरीज के अंदर ही रह जाते हैं। बाहर निकलने वाले इस फ्लूइड को ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसमें मिनरल्स का बैलेंस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे प्लाज्मा में। खून और सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स और गैसों का जो भी लेन देन होता है वो इसी फ्लूइड के जरिए होता है। हमारी बॉडी में वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये इस फ्लूइड को इकट्ठा करके वापस बड़ी वेन्स में डाल देता है। लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें खास तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स को पहुंचाने का भी काम करता है। एक खास बात याद रखना कि हमारी इंटेस्टाइनल विली में मौजूद लैक्टियल्स के जरिए फैट्स का एब्जॉर्प्शन इसी लिम्फ के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज की, यानी वो रास्ते जिनसे होकर खून बहता है। जानवरों में ये दो तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थ्रोपोड्स और मॉलिस्क में मिलता है, जहां दिल खून को पंप करता है और वो बड़े वेसल से होता हुआ सीधे बॉडी कैविटी यानी सिनाइसिस में पहुंच जाता है। वहीं एनेलिड्स और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहां खून हमेशा वेसल्स के एक बंद नेटवर्क के अंदर ही बहता है। यह सिस्टम ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें खून के बहाव को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स के दिल की बात करें तो उनमें भी काफी अंतर होता है। मछलियों के पास सिर्फ 2 चेंबर वाला दिल होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, मगरमच्छ को छोड़कर, के पास 3 चेंबर वाला दिल होता है, जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है।
लेकिन मगरमच्छ, पक्षियों और मैमल्स में 4 चेंबर वाला दिल मिलता है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। मछलियों में दिल डीऑक्सीजनेटेड खून पंप करता है, जो गिल्स में जाकर साफ होता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बायां एट्रियम साफ खून और दायां एट्रियम गंदा खून रिसीव करता है, लेकिन वेंट्रिकल में जाकर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पर इंसानों और पक्षियों में ऐसा नहीं होता। यहाँ साफ और गंदा खून अलग अलग एट्रिया और वेंट्रिकल में रहता है और आपस में कभी नहीं मिलता। इसे ही डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं हमारे अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसे हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक मस्कुलर चेंबर वाला दिल होता है, वेसल्स का एक जाल होता है और खून होता है जो सर्कुलेट होता है। हमारा हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड अंग है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। इसका साइज लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ये एक डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन की थैली से ढका होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो दिल को झटकों से बचाता है। हमारे दिल में 4 चेंबर होते हैं। ऊपर के 2 छोटे चेंबर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 बड़े चेंबर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। दोनों एट्रिया के बीच एक पतली मस्कुलर दीवार होती है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच एक मोटी दीवार होती है, जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच भी एक मोटा फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इन दीवारों में छेद होते हैं ताकि खून एट्रियम से वेंट्रिकल में जा सके। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो रास्ता है, उसे ट्राइकुस्पिड वॉल्व 3 मस्कुलर फ्लैप्स वाला गार्ड करता है। वहीं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकुस्पिड या माइट्रल वॉल्व है। इनके अलावा जहां से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलता है, वहां सेमील्यूनर वॉल्व्स लगे होते हैं। ये सारे वॉल्व्स ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा एक ही दिशा में बहे और वापस पीछे की ओर ना आए। दिल की बनावट तो हमने देख ली, अब समझते हैं कि यह धड़कता कैसे है और खून को पंप करने का पूरा सिस्टम क्या है। हमारा पूरा दिल कार्डियक मसल से बना होता है, जिसमें वेंट्रिकल्स की दीवारें एट्रिया के मुकाबले काफी ज्यादा मोटी होती हैं। दिल के अंदर मांसपेशियों का एक स्पेशल नेटवर्क फैला होता है, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं। इसका एक हिस्सा राइट एट्रियम के ऊपर वाले कोने में होता है, जिसे साइनो एट्रियल नोड SAN कहते हैं। दूसरा हिस्सा नीचे बाएं कोने में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AVN कहा जाता है। AVN से बंडल्स निकलते हैं, जो वेंट्रिकल्स की दीवारों में छोटे छोटे धागों की तरह फैल जाते हैं, जिन्हें परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। इस पूरे नोडल सिस्टम की खासियत यह है कि ये बिना किसी बाहरी सिग्नल के अपने आप बिजली के झटके, एक्शन पोटेंशियल्स पैदा कर सकता है। इसमें SAN सबसे ज्यादा, यानी 1 मिनट में 70 से 75 बार झटके पैदा करता है। इसीलिए इसे दिल का पेसमेकर कहते हैं। हमारा दिल औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखते हैं कि यह धड़कन काम कैसे करती है, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। शुरुआत में दिल के चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। इस वक्त ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स खुले होते हैं, जिससे खून एट्रिया से सीधा वेंट्रिकल्स में जा रहा होता है। फिर SAN एक झटका पैदा करता है, जिससे दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ते हैं, एट्रियल सिस्टोल, और वेंट्रिकल्स में खून का बहाव 30% बढ़ जाता है। इसके बाद ये सिग्नल AVN और बंडल्स के जरिए वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, जिससे वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और उसी वक्त एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स के सिकुड़ने से दबाव बढ़ता है, जिससे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि खून पीछे ना जाए। जब दबाव और बढ़ता है तो सेमील्यूनर वॉल्व्स खुल जाते हैं और खून पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के जरिए शरीर में चला जाता है। इसके बाद वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये पूरा एक चक्कर
सिर्फ 0.8 सेकंड में पूरा होता है। हर धड़कन में वेंट्रिकल लगभग 70 मिलीलीटर खून पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से गुणा कर दें तो हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है, जो एक हेल्दी इंसान में लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है। मजे की बात यह है कि एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट आम लोगों से बहुत ज्यादा हो सकता है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपके दिल की धड़कन सुनते हैं तो उन्हें दो खास आवाजें आती हैं। पहली लूब, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के बंद होने से आती है, और दूसरी डब, जो सेमील्यूनर वॉल्व्स के बंद होने पर सुनाई देती है। ये आवाजें दिल की सेहत बताने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। आपने टीवी पर देखा होगा कि मरीज के पास एक मशीन होती है जो पिप पिप पी की आवाज करती है। ईसीजी असल में दिल की धड़कन के दौरान होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफ है। डॉक्टर इसे देखने के लिए मरीज के शरीर पर लीड्स लगाते हैं, जिससे दिल की काम करने की क्षमता का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। ईसीजी के ग्राफ में जो उतार चढ़ाव हमें दिखते हैं, उन्हें समझने के लिए हमें 3 खास वेव्स पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले आती है पी वेव, जो ये बताती है कि एट्रिया एक्साइटेड हो रहे हैं या डीपोलराइज हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब दोनों एट्रिया सिकुड़ने वाले हैं। इसके बाद आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को दिखाता है। जैसे ही क्यू वेव शुरू होती है, उसके तुरंत बाद वेंट्रिकल्स सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, यानी सिस्टोल की शुरुआत हो जाती है। आखिर में आती है टी वेव, जो वेंट्रिकल्स के वापस अपनी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में आने यानी रीपोलराइजेशन को दिखाती है। टी वेव का खत्म होना मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का खत्म होना। अगर हम एक तय समय में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की गिनती कर लें तो हमें इंसान की हार्ट रेट का पता चल जाता है। अगर इस ग्राफ के शेप में कोई भी बदलाव आता है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि दिल के काम करने में कोई गड़बड़ी है। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। हमारे शरीर में खून 2 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरता है। दायां वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड खून को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है, जो फेफड़ों में जाकर साफ होता है और फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरी तरफ बायां वेंट्रिकल साफ खून को एओर्टा में भेजता है, जो आर्टरीज और कैपिलरीज के जरिए पूरे शरीर के टिश्यूज तक पहुंचता है। वहां से गंदा खून वेन्स के जरिए इकट्ठा होकर वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये सिस्टम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ कचरा बाहर निकालने का काम भी करता है। एक बहुत ही खास कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच होता है, जिसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसमें खून लीवर से होकर गुजरता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा हमारे दिल की अपनी मांसपेशियों को खून पहुंचाने के लिए एक अलग कोरोनरी सिस्टम भी होता है। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिल ऑटो एक्साइटेबल है, यानी ये अपनी धड़कन खुद पैदा करता है, इसीलिए इसे मायोजेनिक कहते हैं। लेकिन दिमाग का एक हिस्सा, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के जरिए इसे कम या ज्यादा कर सकता है। जब सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल आता है तो दिल की धड़कन और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स धड़कन को कम कर देती हैं। हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स, भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। आखिर में देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इस सिस्टम की बीमारियां। सबसे कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर ये बार बार 140/90 या उससे ज्यादा आता है तो ये दिल के साथ साथ दिमाग और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सीएडी, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें दिल की आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे खून का रास्ता संकरा हो जाता है। इसके बाद आता है एंजाइना, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें सीने में तेज दर्द होता है क्योंकि दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, पर बड़ों में ज्यादा दिखता है। एक और कंडीशन है हार्ट फेलियर। इसका मतलब है कि दिल शरीर की जरूरत के हिसाब से खून पंप नहीं कर पा रहा है।
इसे कभी कभी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फेफड़ों में जमाव कॉन्जेंशन हो जाता है। ध्यान रखना, हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट जब दिल धड़कना बंद कर दे, या हार्ट अटैक जब अचानक खून की सप्लाई रुकने से दिल की मांसपेशी डैमेज हो जाए, से अलग होता है। सर्कुलेशन के बाद अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस की, जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है या हम कुछ खाते पीते हैं, तो शरीर में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ आयंस जैसे Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट और सल्फेट जमा होने लगते हैं। इन सब चीजों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, खासकर उन नाइट्रोजन वाले कचरे को जो बॉडी के लिए जहरीले हो सकते हैं। जानवरों में मुख्य रूप से 3 तरह का नाइट्रोजन वाला कचरा निकलता है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इनमें अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है और इसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। जो जीव अमोनिया निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे कि बहुत सारी बोनी फिशेस, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस और कीड़े। अमोनिया बड़ी आसानी से पानी में घुल जाता है और गिल्स या बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाता है। इसमें किडनी का कोई खास रोल नहीं होता। दूसरी तरफ जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें पानी बचाना होता है, इसलिए वे कम जहरीला कचरा निकालते हैं। मैमल्स, कई टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और समुद्री मछलियां मुख्य रूप से यूरिया निकालते हैं और इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। इनमें लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, जिसे खून के जरिए किडनी तक पहुंचाया जाता है और फिर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं पक्षी, रेप्टाइल्स, जमीन पर रहने वाले स्नेल्स और कीड़े सबसे कम जहरीला कचरा यानी यूरिक एसिड निकालते हैं। ये एक पेस्ट यानी पैलेट के रूप में निकलता है, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। इन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम पर नजर डालें, तो कचरा बाहर निकालने के लिए अलग अलग अंगों, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का विकास हुआ है। ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में ये अंग बहुत ही सिंपल ट्यूब जैसे होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स किडनीज मिलती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटफॉर्म्स में खास सेल्स होती हैं, जिन्हें फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती हैं। केंचुओं में नेफ्रीडिया मिलते हैं, जबकि कीड़ों जैसे कॉकरोच में मालपिगियन ट्यूबल्स कचरा साफ करने का काम करते हैं। झींगा मछली, प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशियंस में एंटेनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स ये जिम्मेदारी निभाते हैं। अब डिटेल में समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हमारे पास एक जोड़ी पेयर किडनी होती है, एक जोड़ी यूरिटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरुथ्रा होता है। हमारी किडनी लाल भूरे रंग की और सेम के बीज बीन शेप्ड जैसी होती है। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ आखिरी थोरेसिक T12 और तीसरी लंबर L3 वर्टिब्रा के बीच स्थित होती हैं। एक एडल्ट की किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वजन करीब 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। किडनी के अंदरूनी हिस्से की ओर एक गड्ढा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। यहीं से यूरेटर, खून की नसें और नर्व्स अंदर जाती हैं। हाइलम के ठीक अंदर एक चौड़ा कीप जैसा हिस्सा होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें कैलिकेस कहा जाता है। किडनी की बाहरी परत काफी सख्त होती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। अंदर किडनी 2 हिस्सों में बटी होती है, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। मेडुला कुछ शंक्वाकार कॉर्न शेप्ड हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें मेडुलर पिरामिड्स कहते हैं। कॉर्टेक्स इन पिरामिड्स के बीच में धंसा रहता है, जिसे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख बहुत ही बारीक और घुमावदार ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन ही किडनी की असली फंक्शनल यूनिट है। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबल। ग्लोमेरुलस असल में पतली कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो एफरेंट आर्टीरियोल से बनता है। ये ग्लोमेरुलस एक कप जैसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है,
जिसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर मल्पीघियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल कहा जाता है। बोमैन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब काफी ज्यादा घुमावदार हो जाती है, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी कहते हैं। इसके बाद बालों की पिन जैसा दिखने वाला हैनेल्स लूप आता है, जिसमें नीचे जाने वाला डिसेंडिंग और ऊपर जाने वाला एस्केंडिंग हिस्सा होता है। इसके बाद फिर से एक घुमावदार हिस्सा आता है, जिसे डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूबल डीसीटी कहते हैं। आखिर में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की ये ट्यूब्स एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुल जाती हैं। नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन हेनले लूप मेडुला के अंदर तक जाता है। कुछ नेफ्रॉन्स में ये लूप बहुत छोटा होता है, जिन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, जबकि कुछ में ये काफी लंबा और मेडुला में बहुत गहराई तक जाता है, जिन्हें जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स कहा जाता है। हेनले लूप के साथ साथ एक पतली खून की नस भी चलती है, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। अब समझते हैं कि ये नेफ्रॉन्स आखिर काम कैसे करते हैं, जिसे हम यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। ये पहला स्टेप है जहां खून को साफ किया जाता है। हमारी दोनों किडनियां मिलकर 1 मिनट में लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर खून फिल्टर करती हैं, जो कि हमारे दिल द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए कुल खून कार्डियक आउटपुट का करीब 1/5 हिस्सा है। जब खून ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से गुजरता है, तो वहां के हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन शुरू होता है। ये फिल्ट्रेशन 3 परतों से होकर गुजरता है: ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम और इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोमेन्स कैप्सूल की सेल्स, जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, एक खास तरीके से सजी होती हैं, जिससे उनके बीच बहुत छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहते हैं। यहाँ खून इतनी बारीकी से फिल्टर होता है कि प्लाज्मा के प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सारा सामान बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। किडनी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाती है, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कहते हैं, जो एक हेल्दी इंसान में 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या 180 लीटर प्रतिदिन होता है। अब सोचो, बनता 180 लीटर है, पर हम पेशाब सिर्फ 1.5 लीटर के आसपास करते हैं। इसका मतलब है कि 99% फिल्ट्रेट को वापस सोख लिया जाता है, जिसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। किडनी के पास GFR को रेगुलेट करने के लिए एक खास सिस्टम है, जिसे जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA कहते हैं। ये DCT और एफरेंट आर्टेरियोल के मिलने वाली जगह पर सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। अगर कभी GFR गिरता है, तो यहाँ की JG सेल्स रेनिन रिलीज करती हैं, जो GFR को वापस नॉर्मल कर देता है। अब देखते हैं कि ट्यूब के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्डेड ट्यूब्यूल PCT की बात करते हैं। यहाँ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होती है, जो सोखने के लिए जगह बढ़ा देती है। लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी यहीं सोख लिए जाते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह यहीं वापस ले लिए जाते हैं। साथ ही ये हाइड्रोजन H+, अमोनिया और पोटेशियम आयंस को सिक्रीट करके और बाइकार्बोनेट को सोखकर बॉडी का pH और आयनिक बैलेंस बनाए रखती है। इसके बाद आता है हेनल्स लूप। इसका जो नीचे जाने वाला हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब है, वो पानी के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं जाने देता, जिससे फिल्ट्रेट नीचे जाते जाते गाढ़ा हो जाता है। वहीं ऊपर जाने वाला हिस्सा स्केंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवली या पैसिवली बाहर जाने देता है। इसकी वजह से जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, वो वापस पतला डाइल्यूट होने लगता है। अगला हिस्सा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल DCT। यह कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी जरूरत पड़ने पर सोडियम Na+ और पानी को सोखा जाता है। ये बाइकार्बोनेट HCO3- को सोखने और हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को चुन चुन कर खून से फिल्ट्रेट में डालने,
सिलेक्टिव सिक्रीशन का काम भी करता है ताकि खून का बैलेंस बना रहे। आखिर में आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला के गहरे हिस्से तक फैली होती है। यहां से बहुत बड़ी मात्रा में पानी सोखा जा सकता है ताकि यूरिन को एकदम गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट बनाया जा सके। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा यूरिया भी बाहर निकालती है। ये भी पीएच बैलेंस में बड़ा रोल निभाती है। किडनी यूरिन कैसे बनाती है ये तो हमने देख लिया, पर अब सबसे कमाल की बात समझते हैं कि मैमल्स के पास यूरिन को गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट करने की जो पावर होती है वो आती कहाँ से है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हेनल्स लूप और वासा रेक्टा का। इस पूरे सिस्टम को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट का मतलब है कि हेनले लूप की दोनों लिम्स में फिल्ट्रेट का बहाव एक दूसरे से उल्टी दिशा में होता है। ठीक इसी तरह वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में खून का बहाव भी उल्टा होता है। ये दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के बहुत पास होती हैं। इस खास बनावट की वजह से किडनी के अंदरूनी हिस्से मेडुलारी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी बाहर से अंदर की तरफ बढ़ती जाती है। कॉर्टेक्स में ये सिर्फ 300 मिलीमोल प्रति लीटर होती है, लेकिन मेडुला के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते ये 1200 मिलीमोल प्रति लीटर तक पहुंच जाती है। ये ऑस्मोलैरिटी मुख्य रूप से दो चीजों की वजह से बढ़ती है, NaCl और यूरिया। हेनले लूप का ऊपर जाने वाला हिस्सा NaCl बाहर निकालता है, जिसे वासा रेक्टा का नीचे जाने वाला हिस्सा सोख लेता है। फिर जब वासा रेक्टा ऊपर जाता है तो वो इस NaCl को वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ देता है। इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा यूरिया निकलकर हेनले लूप के पतले हिस्से में जाता है और फिर वापस कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है। इस पूरे लेनदेन की वजह से मेडुला में एक ग्रेडियंट बना रहता है जो कलेक्टिंग डक्ट से पानी को आसानी से खींचने में मदद करता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से हम अपनी बॉडी में शुरुआती फिल्ट्रेट के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा गाढ़ा यूरिन बना पाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी किडनियों के काम को कंट्रोल कौन करता है। इसका रेगुलेशन एक बहुत ही बारीक फीडबैक सिस्टम से होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस, जेजीए और कभी-कभी हमारा दिल भी शामिल होता है। जब भी बॉडी से ज्यादा पानी निकल जाता है तो हमारे शरीर के ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, जिससे न्यूरोहाइपोफिसिस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वॉसोप्रेसिन रिलीज होता है। ADH का काम है कि वो नेफ्रॉन के पिछले हिस्सों से पानी को वापस सोख ले, जिससे यूरिन कम बनता है और पानी बच जाता है। जब पानी का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो ये सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। एक और सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब GFR या ब्लड प्रेशर कम होता है तो JGA की सेल्स रेनिन रिलीज करती हैं। ये रेनिन खून में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 2 ही ताकतवर नस सिकोड़ने वाला वास्कुनेस्ट्रिक्टर एजेंट है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाकर GFR को नॉर्मल कर देता है। साथ ही यह एड्रीनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए कहता है, जिससे नेफ्रॉन के DCT वाले हिस्से में सोडियम और पानी का रीएब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके उल्टा जब दिल में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दिल की दीवारें एट्रियल नेट्रियोपिटिक फैक्टर ANF रिलीज करती हैं, जो नसों को फैला देता है और ब्लड प्रेशर कम कर देता है। यानी ANF सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर लगाम लगाकर रखता है। आखिर में आता है मिचुरेशन, यानी यूरिन बाहर निकालने का प्रोसेस। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसकी दीवारें खिंचती हैं, जिससे दिमाग को सिग्नल जाता है। दिमाग वापस सिग्नल भेजता है, जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और यूरीथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है। एक हेल्दी एडल्ट दिन भर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालता है। यह यूरिन हल्का पीला, थोड़ा एसिडिक, pH 6.0 होता है। औसतन एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर निकलता है। यूरिन की जांच से डायबिटीज, जैसे यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज का होना जैसी कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, लीवर
और स्किन भी कचरा बाहर निकालने में मदद करते हैं। फेफड़े हर रोज करीब 18 लीटर CO2 और बहुत सारा पानी निकालते हैं। लीवर पित्त बाइल के जरिए कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स को बाहर निकालता है। हमारी स्वेट ग्लैंड्स पानी, नमक और थोड़ा यूरिया निकालती हैं, जबकि सेबेसियस ग्लैंड्स सीबम के जरिए कुछ स्टीरॉल्स और वैक्स बाहर करती हैं। अब जब हमने समझ लिया कि किडनियां यूरिन कैसे बनाती हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि जब ये किडनियां ठीक से काम नहीं करती तो क्या होता है। इस हिस्से में हम डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। अगर किसी वजह से किडनियां काम करना बंद कर दें तो खून में यूरिया जमा होने लगता है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे किडनी फेल भी हो सकती है। ऐसे मरीजों के लिए हेमोडायलिसिस एक वरदान की तरह है। इसमें एक मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलिसिस के दौरान मरीज की किसी मेन आर्टरी से खून निकाला जाता है। उसमें हेपरिन जैसा एंटी कोएगुलेंट मिलाया जाता है ताकि खून जमे नहीं, और फिर उसे एक डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है। इस यूनिट में सेलुलोज की बनी हुई घुमावदार ट्यूब्स होती हैं जो एक खास डायलाइजिंग फ्लूइड में डूबी रहती हैं। इस फ्लूइड की बनावट बिल्कुल प्लाज्मा जैसी होती है, बस इसमें नाइट्रोजन वाला कचरा यूरिया नहीं होता। जब खून इन ट्यूब से गुजरता है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सारा यूरिया और कचरा बाहर निकल आता है और खून साफ हो जाता है। फिर इस साफ खून में एंटी हेपरिन मिलाकर उसे वापस वेन्स के जरिए मरीज की बॉडी में डाल दिया जाता है। ये तरीका आज दुनिया भर में लाखों किडनी मरीजों की जान बचा रहा है। लेकिन अगर किडनी पूरी तरह खराब हो जाए तो आखिरी रास्ता किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही बचता है। इसमें किसी डोनर की किडनी मरीज में लगाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि डोनर कोई करीबी रिश्तेदार हो ताकि मरीज का इम्यून सिस्टम उस नई किडनी को रिजेक्ट न कर दे। एक और समस्या होती है रीनल कैल्कुलाई, जिसे हम आम भाषा में किडनी की पथरी कहते हैं। ये असल में किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स जैसे ऑक्सलेट्स के पत्थर जैसे गुच्छे होते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें किडनी के ग्लोमेरुली में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है।